रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये प्रोग्राम जो है ये 15 डेज का ट्रांजिशन करिकुलम है, जिसमें बीयूएमएस के फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनको आप एड्रेस करेंगे, इन्होंने अभी तक क्लास में इनकी रसाई नहीं हो पाई है और कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इसको फिजिकल लेना था इस प्रोग्राम को, जिसको हम लोग वेबिनार के थ्रू ले पा रहे हैं। ये बच्चे यूनानी में अभी एंट्री इनकी हुई है। सीसीआईएम की तरफ से कोशिश है कि ये 5 साल इनको पहले एक जैसे ट्रेलर के तौर पे इनको यूनानी दिखाया जाए, ताकि इन्होंने जो चूज़ किया है या फिर किसी वजह से इस कोर्स में आए हैं, तो अपनी पूरी मेहनत इसमें लगा सकें। अगले 5 साल अपने मेंटल एंड जो भी इनकी रिसोर्सेज़ हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर है इनका, कॉम्पिटिटिव माइंड है, वो सही से यूनानी में लगा सकें। वो हाल ना हो कि 5 साल तक वो दूसरी तरफ देखते रहें और फिर उनको बाद में एहसास हो कि ना यूनानी सीख पाए, ना मॉडर्न। तो इसलिए ये प्रोग्राम हुआ चाहता है। आज की कड़ी में डियर स्टूडेंट, आपके साथ जो जुड़ रहे हैं डॉक्टर मिनहाज अहमद साहब हैं। आप एमएस हैं, यूनानी से सर्जन हैं। इंडिया के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आप जानते हैं जामिया हमदर्द को, जो सिनोनिम्स भी है हमदर्द यूनानी का, वहाँ से आप जुड़ रहे हैं। सर यूनानी में सर्जरी के ताल्लुक से आज आपको एड्रेस करेंगे और आपके जो सवालात इतने दिन से आ रहे थे, एक सर्जरी पे और भी लेक्चर हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखें, सर को सुने। आखिर में जितने सवाल आपके बन पाते हैं आप सर से पूछेंगे इंशाल्लाह। सर आपका खैर मकदम है और ये 1 घंटा बच्चे आपके हवाले हैं। स्पेस इज योर्स नाउ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू and warm and good morning to all of you. मैं डॉक्टर मिनहाज अहमद जामिया हमदर्द से मैं फ्रेशर्स को या नए तलबा जो इस वक्त एडमिशन लिए हैं उन सब का वेलकम और खैर मकदम करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजर्स का जो उन्होंने मुझे मौका दिया आपसे इंटरेक्शन का। मैं सर्जरी से मुतालिक आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा और मेरी ये कोशिश होगी कि आपको जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उससे निकाल करके या होने वाली है, जाहिर सी बात है अभी तो आपने कदम रखा है तिब की दुनिया में, लेकिन आगे चल करके आपको क्या बनना है, क्या करना है, आपको क्या बेनिफिट होगा सर्जरी पढ़ने और सीखने से, उससे मुतालिक मैं बात करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्जरी से मुताल्लिक कि सर्जरी का क्या स्कोप है यूनानी के अंदर, सर्जरी से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हम सर्जरी पढ़ के और सीख के सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितने हद तक हम कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसके क्या बेनिफिट है क्लिनिकल लाइफ में। जब हम आप प्रैक्टिस में आएंगे तो उससे क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, उससे मुताल्लिक हम आपसे आज रूबरू हैं, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्जरी, जराहत इन रिलेशन टू यूनानी क्लिनिशियंस। ये कोई मतलब ऐसा टॉपिक मैंने जो स्पेशली दिया था यूनानी सर्जरी, तो थोड़ा सा हल्का सा उससे डेविएशन है, बल्कि उसी से मुताल्लिक है कि हम उसी रिलेशन में आज गुफ्तगू करेंगे। ये एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। चूंकि आप फ्रेशर हैं, आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है,
ऑपरेशन थिएटर में किस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, लाइट सिस्टम क्या होता है, क्या टच करना है क्या नहीं टच करना है, और किस तरह से हमें प्रिकॉशन के साथ सर्जिकल प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करना है या करना है। तो उस ताल्लुक से हमने एक पिक्चर आपके लिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। इसका मकसद ये नहीं कि अब आप सर्जरी करें ही या सर्जन बन जाएं, ज़रूरी नहीं है, बट एक इमेज बननी चाहिए। हम इस वक्त जो है किस कोर्स में हमने एडमिशन लिया है, उसमें क्या क्या लिमिटेशन है, क्या ये ऑपरेशन थिएटर्स जो इस वक्त हमें दिखाया जा रहा है ये ऑपरेशन थिएटर हमारे ही लिए है या सिर्फ मॉडर्न वालों के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल तो हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, एक तरह से आपको पूरे सिलेबस जो पढ़ाया जाएगा नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल, तो उनमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे। बाकी क्लासेस आपके बाकी लेक्चर हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हुए हैं माशाल्लाह से। अभी मैं सुन रहा था अब्दुल कलाम साहब को थोड़ी देर के लिए, तो मुझे लगा कि काफ़ी कुछ उन्होंने अपने तजर्बात की रोशनी में बयान किया और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो ये एक ओवरव्यू है। मैं ये नहीं समझता कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के कोई चीज़ बताई जाए कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, बल्कि एक ओवरव्यू होना चाहिए। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मैं जिस कोर्स में एडमिशन लिया हूँ वो कोर्स क्या होगा, कोई मुबहम सी चीज न रह जाए, आपको सब चीज क्लियर हो जाए, ऑब्वियस हो जाए, बिल्कुल वाजे हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, आपका गोल क्या होगा, आप क्या करेंगे इन फ्यूचर। आपको किसी तरह का बाद में अफसोस ना हो। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि जब मैं इंटर्नशिप में बच्चों के साथ ओपीडी, जो बच्चे इंटर्नशिप करते हैं उनके साथ ओपीडी करता हूं, तो वो कुछ बच्चे ऐसा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमारी लाइफ बर्बाद हो गई, अब हम क्या, हमारा क्या होगा, हम किसी और कोर्स में एडमिशन लेते तो कहीं और होते, ऐसी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो वो डॉक्टर डॉक्टर समझते हैं कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ। लेकिन जब इंटर्नशिप होती है तो इंटर्नशिप के बाद का जो स्टेप होता है, जो चीज़ उसको फ्यूचर में नजर आती है, वो देख करके उसको थोड़ी सी मायूसी सी होती है। तो उस मायूसी से निकलना है, हमें उस मायूसी को हैंडल करना है, टैकल करना है, उससे ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है। इतना ही नहीं सोचना है कि मैं इंटर्नशिप के बाद अब मैं क्या, कहाँ से कमाऊंगा, क्या करूंगा, बस ले दे करके क्लिनिक करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी या यूनानी मेडिसिन, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। आप किसी फील्ड में निकल जाइए, किसी डायरेक्शन में निकल जाइए, आपको कोई इतनी वास्ट फील्ड है कि आप किसी डायरेक्शन में निकलेंगे बहुत इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। और आज के दौर में बहुत सारे हमारे आयुष प्रैक्टिशनर बहुत ही कामयाब हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपके आसपास भी होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको आप जानते होंगे कि वो BUMS या BAMS या BHMS हैं और लाइन लगी हुई है और उनको फुर्सत नहीं है कि वो आपसे बात कर सके या आपको टाइम दे सके, जिससे कभी कभार नाराजगी भी होती है कि साहब डॉक्टर साहब आप तो हमसे बात ही नहीं करते। मकसद ये है आपको एक ओवरव्यू देना, आपको आपके जहनों को खोलना, आपके जो परसेप्शंस हैं, आप जिस चीज को सोच करके आए हैं उसके बारे में हमें बताना है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं बीच बीच में ऐड करूंगा, बताऊंगा आपको कि हेल्थ हेल्थ क्या है। स्टेट ऑफ, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। और हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर क्या करती कि हेल्थ केयर exists to help people maintain this optimum state of health। हमारा काम क्या है? सेहत को बरकरार रखना और लोगों को बरकरार रखने की हिदायत करना, और अगर बीमार पड़ गया तो उसका इलाज करना, हम उस कैटेगरी में आते हैं। बट जो ये टॉपिक आज हमें दिया गया है जिसपे हमें गुफ्तगू करनी है, कर रहे हैं, वो है सर्जरी। तो सर्जरी क्या चीज है? Surgery is a branch of medicine which treats diseases, injuries
and deformities by manual or operative method. मेडिसिन क्या है, मेडिसिन में क्या होता है कि उसमें हम ये चीजें नहीं अपनाते। सर्जरी में यहीं आकर के काट छांट और जितनी भी डिजीज ऐसी हैं जिसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर करना है, कट लगाना, इंसिजन लगाना, सब सर्जरी में आती है। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है वो ब्लेड से, यानी जहां पे ब्लेड का इस्तेमाल हुआ वो सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। तो ऑल सर्जरी जिसके अंदर हम डिजीजेस को, इंजरीज को और डिफॉर्मिटीज को मैनुअली या ऑपरेटिव मेथड से ट्रीट करते हैं। तो इट शुड बी क्लियर टू ऑल द फ्रेशर दैट आप जा रहे हैं ऐसी फील्ड में जहां पे ये एक मरहला आएगा और फाइनल प्रॉफ में ये चीज बताई जाएगी, आपको पढ़ाई जाएगी कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि हिस्ट्री के बारे में डिटेल बताऊं, इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर आपने सुने होंगे या सुनेंगे, बट मैं यहाँ पे सिर्फ अबुल कासिम ज़हरावी से मुतालिक सिर्फ चंद चीज़ें बताऊंगा। अबुल कासिम ज़हरावी जो है वो उन्होंने इनका बहुत बड़ा रोल रहा है सर्जरी में, और इसको मॉडर्न सर्जर भी इस एक्सेप्ट करते हैं और ये फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। तो इनको ये एजाज़ हासिल था कि इन्होंने सर्जरी में बहुत काम किया। 936 AD में ये पैदा हुए थे और इन्होंने सर्जरी से मुतालिक बहुत सारे काम किए, बहुत सारे प्रोसीजर किए, और उन प्रोसीजर्स में से कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आज भी उसी फॉर्म में इस्तेमाल हो रही हैं। और उनकी किताब तशरीफ लेमनाजिज़ान तालीफ, ये बहुत ही पाए की किताब है और आज भी उसके रेफरेंसेस से हम बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके 30 वॉल्यूम्स ये मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे ये कवर करते हैं पूरी मेडिसिन को, बट अल तशरीफ के 3 चैप्टर्स वर डिवोटेड टू सर्जरी। सिर्फ सर्जरी पे ही है 3 चैप्टर। तो सर्जरी से मुतालिक इनका बहुत अहम रोल रहा है, बहुत अच्छा काम किया है और इसके बारे में डिटेल तारीख़ तिब में पढ़ाया जाएगा। और जब सर्जरी की क्लास होगी तो आपके टीचर इंशाल्लाह आपको इससे रूबरू कराएंगे, अवेयर कराएंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या थे। वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अतिब्बा है जो गुजरे हैं जिनका बहुत रोल है, ज़करिया राज़ी हुए और दूसरे अतिब्बा, इब्न कुफ, ये सारे लोग। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर दी गई हैं। ये पिक्चर्स वो हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको ज़हरावी ने अपने तौर से इसको बनाया, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने का तरीका बतलाया। ये उनमें से चंद हैं जिनकी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। और आज के दौर में जो मॉडर्न सर्जरी हम कहते हैं, मॉडर्न सर्जरी में इन्हीं की थोड़ी एडवांस फीचर्स, एडवांस शक्ल में इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा और इजी बना करके, थोड़ा इस तरह से ऐसा मेटल इस्तेमाल करके कि जिसके अंदर जंग न लगे या जिससे रिएक्शन कम हो, तो उसको हम आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ आगे टॉपिक पे। बेस ऑफ सर्जरी, एक ब्रीफ रिव्यू, यानी एक मुख्तसर इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि सर्जरी है क्या चीज़, उसकी बुनियाद किस चीज़ पे टिकी हुई है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, कल से आपकी एनाटमी, अगले कुछ दिनों में आपके एनाटमी, फिजियोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट का पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और उनमें आपको इंटरेस्ट लेना है। मेरा बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप किसी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसको सीरियसली पढ़िए। क्यों? क्योंकि आगे क्लिनिकल में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। आप उस वक्त ये अफसोस न करें कि काश मैं एनाटमी अच्छे से पढ़ लिया होता या इन्फेक्शन को अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मुझे दोबारा वहाँ पलट करके देखने की नौबत ना आती।
तो मैं एक तरह से खाका पेश कर रहा हूं कि आज ही से आप ये जहन बना लें कि आपको जो भी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ाए जाए उन पे आप कंसंट्रेट करें, पूरे तौर पे उसके बारे में जानें। जो चीज़ नहीं समझ में आती अपने टीचर से मशवरा करें, उनसे पूछें और उसके बारे में पूरी नॉलेज रखें। क्यों? क्योंकि अगला कदम जब आपका आएगा तो वहाँ पे यही चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, आपको महसूस होगा कि हमने बड़ी गलती की। उसमें से नंबर 1 है एनाटॉमी। कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी इसकी बैकबोन है। एनाटॉमी जो शख्स नहीं जानता वो सर्जरी नहीं करता, अगर सर्जरी करता है तो वो ब्लंडर करेगा, क्योंकि एनाटॉमी यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी को बोलते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जब आदमी को, किसी शख्स को फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बता, है आपके पास, और अगर आपको नहीं पता है कि इसी के साथ साथ ब्रेकियल आर्टरी भी गुजर रही है, तो आप नॉर्मली क्या होता है, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन, बस यही ट्रीटमेंट है इसका, रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। कहीं भी फ्रैक्चर हो यही दो वर्ड यूज होते हैं, रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, कि आप उसको उसकी असली पोजीशन में लाना है आपको, और लाने के बाद उसको इमोबिलाइज करना है, चाहे प्लास्टर लगा के, चाहे स्क्रू नट लगा करके, चाहे जैसे भी हो उसको पट्टी लगा करके उसे इमोबिलाइज करना है। और डिपेंडिंग अपॉन द साइड की अपर एक्सट्रीमिटी है या लोअर एक्सट्रीमिटी है तो उसके हिसाब से उसका ड्यूरेशन होता है कि 3 वीक होगा या 6 वीक होगा। बहरहाल, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर लेकर के आता है और आपको नॉलेज नहीं है कि ब्रेकियल आर्टरी किधर है, और अगर आपने रिडक्शन किया और उस दौरान ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हो गई, दोनों फ्रेगमेंट के बीच में आ गई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी इस्कीमिया इन द डिस्टल पार्ट और ग्रेजुअली इसमें गैंग्रीन डेवलप हो जाएगी। आपने तो किया रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, बट यू हैड नो नॉलेज about the course of the brachial artery, so that you can make a very serious complication and that will lead to gangrene to the lower part of the arm। तो एक एग्जाम्पल दी मैंने, ये वही, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ऐसा करेंगे, आपको ये नॉलेज पे बेस्ड है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप रिडक्शन के बाद बिफोर इमोबिलाइजेशन उसकी पल्स चेक करेंगे दोनों हाथ की, और दोनों हाथ की पल्स चेक करके आपको लगेगा कि इक्वल है, दोनों साइड के जो है वॉल्यूम बराबर है, ठीक आ रहा है, देन यू गो अहेड और आप इमोबिलाइज कर दीजिए, प्लास्टर लगा दीजिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीक है उस पार्ट की, यानी उस आर्म की पल्स जो है वीक है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा हाउ टू रिलीव दैट। तो आप तभी आप उसको रिलीव करेंगे। ऐसे केसेस आए, हम लोग के पास भी बहुत सारे आए कि वो फिंगर में उसके गैंग्रीन डेवलप हो गई। तो मेरे कहने का मतलब कि एनाटॉमी इतनी अहम है। इसी तरह से कि अगर नेक के अंदर यानी नेक में कहीं पे एब्सेस है, तो नेक में एब्सेस होता है, एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या होता है? IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो अगर एब्सेस आपके थाई पे है तो आप सीधे फ्री इंसिजन लगाएंगे और ड्रेन कर देंगे। बट अगर एब्सेस इन द नेक, because there are so many vital structures, important structure, arteries, veins, nerves, then you have to avoid to go directly to the abscess cavity
एब्सेस कैविटी तक इंसिजन नहीं लगाएंगे, बल्कि आप हिल्टन्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है कि उसमें स्किन कट करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज कट करते हैं, बट जो पाइजेनिक मेम्ब्रेन होती है, फेशिया होती है नेक के अंदर, उस फेशिया को कट नहीं करते, बल्कि वहां पे आर्टरी फोर्सेप या साइनस फोर्सेप उसके जरिए अंदर दाखिल करके उस कैविटी को ओपन करते हैं। मकसद क्या है? मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको ये मालूम है कि वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो स्ट्रक्चर अगर कट गए, कैरोटिड आर्टरी कट गई, जुगुलर वेन कट गई और नर्व कट गई, तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो if you have the knowledge of anatomy, then you can avoid the complication, serious complication during surgical procedure. तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि आप एनाटॉमी पे गौर करें, देखें, सरफेस एनाटॉमी को जानें, पहचानें, तब आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि ये आपको अगले बार, यानी जब आप 4th ईयर में पहुंचेंगे, यानी जिस वक्त सर्जरी पढ़ाई जाएगी, उस वक्त आपको इतनी डिटेल में एनाटॉमी नहीं पढ़ाई जाएगी जितनी कि 1st ईयर में पढ़ाई जाती है। तो so you have to be conscious and to be regular and punctual in the classes. आपके लिए यही फायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, इसके लिए भी आपको एनाटॉमी की ज़रूरत होगी कि सही तौर से आपको पता होगा, तभी तो आप नर्व ब्लॉक करेंगे, फील्ड ब्लॉक करेंगे, या आपको रीजनल ब्लॉक करेंगे। बहरहाल बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। जनरल एनेस्थीसिया में तो बेहोश करते हैं, बाकी जो भी है स्पाइनल एनेस्थीसिया, और स्पाइनल एनेस्थीसिया इतना आसान नहीं है लगाना, जब तक कि आपको उसका कोर्स न पता हो कि किस इंटरवर्टेब्रल डिस्क के थ्रू जाना है, कितने अंदर जाना है, कहाँ पे जो है सबका आर्कनॉइड स्पेस होगी, ये सब सारी चीज़ें जानी होगी। तो आई विल encourage to the student that they should be serious during the classes of anatomy, physiology and pathology, each subject. असेप्सिस, तादिया, अगर आपको इन्फेक्शन के बारे में पता हो, पहले भी बताया जाता है, 12th में भी बताई जाती है बहुत सारी बातें, बट यहाँ पे जो सर्जरी की बेस इसलिए कही गई है कि सर्जन दो चीज़ों से बहुत घबराता है। सर्जन दो चीज़ों से बहुत घबराता है, उनमें से एक ये है कि ब्लीडिंग, अगर हेमरेज कहीं से हो रहा है तो उसके जान निकल जाती है, परेशान हो जाता है, कि बेचैन हो जाता है कि अब मैं कैसे इसको रोकूं। और दूसरे इन्फेक्शन, कि प्रोसीजर तो बहुत अच्छे से किया, बहुत नॉर्मल तरीके से किया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, बट इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन जानते ही हैं कि जो सूचर मटेरियल होता है उसको भी बहुत तेजी के साथ डिसॉल्व कर देते हैं, बहुत तेजी के साथ खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो। तो असेप्सिस के बारे में जब इन्फेक्शन के बारे में बताया जाए या पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जाए, तो आप इस पे बहुत ही कॉन्शियस रहें, बहुत ही सीरियसली लें कि असेप्सिस कैसे करेंगे, किस तरह से क्लीनिंग होगी, कैसे हम गाउनिंग करेंगे, ग्लविंग करेंगे, ओटी का स्टेरिलाइजेशन कैसे होगा, या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं इसका स्टेरिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। और ये अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको यही चीज़ आगे चल करके 3rd ईयर और 4th ईयर में पढ़ाई जाएंगी, फाइनल प्रॉफ में पढ़ाई जाएंगी। तो आप अभी से माइंड मेकअप करें और उसको लेकर के आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। सर्जरी के बेनिफिट क्या होंगे, मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि आप सर्जरी क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या ज़रूरत है सर्जरी पढ़ने की, या सर्जरी से आपको फ़ायदा क्या होगा, उससे क्या नुकसान होगा अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो 2-3 पॉइंट हैं। वो ये है कि वी कैन ट्रीट सच डिजीजेस बाय सर्जरी विच इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रीट बाय ड्रग्स सच एज, यानी हर्निया है अगर किसी को, तो अगर किसी को शख्स को हर्निया है तो आप दवा खिलाते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपने डायग्नोज कर लिया किसी शख्स को कि ये हर्निया है, तो आप उसको दवा मत दीजिए, अननेसेसरी क्यों दवा दे रहे हैं, आप उसे भेजिए और उसे कहिए कि आप जा करके इसका ऑपरेशन कराइए। हाइड्रोसील है, रिकरेंस होता है, अगर आप टैपिंग भी कर लेते हैं तब भी वो रिकरेंस होता है, इसके लिए सर्जरी। हेयर लिप है, यानी आपने देखा हेयर लिप
तो हेयर लिप में भी यही चीज होती है कि आपको उसके बारे में मालूम है कि अब ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, इसको रिपेयर करना होगा, सर्जरी के जरिए होगा। ट्यूमर एंड सिस्ट, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, बीपीएच, 6 फिंगर, स्प्लिट ईयर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम दवा से ट्रीट नहीं कर सकते। तो सो वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। We should mentally prepare to the patient for surgery and ourselves to be prepared for the surgical procedure. हमें भी सर्जिकल प्रोसीजर करने की तैयारी करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है सर्जरी में, वी कैन गेट क्विक रिजल्ट बाय सर्जरी। कुछ डिजीज ऐसे जिसको हम ट्रीट तो कर सकते हैं, दवा दे करके ट्रीट कर सकते हैं, बट इट विल टेक लॉन्गर टाइम, बहुत टाइम लेगी। ठीक होगा, कॉम्प्लिकेशन भी चांसेस रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन हम उसे जल्दी से ट्रीट करते हैं। जैसे क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर, आप सर्जरी करिए, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, कर डालिए, तो उससे फौरन ठीक हो सकता है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन अलग होंगे। या रीनल, यूरेट्रिक, वेसिकल एंड बिलियरी कैलकुलस। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कैलकुलस यानी रीनल कैलकुलस, यूरेट्रिक कैलकुलस या वेसिकल कैलकुलस, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो कैलकुलस है उसको हम दवा के जरिए किसी हद तक तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। दवाएं खिलाएंगे, बहुत दिन तक उसे पानी पिलाएंगे, सब करते रहेंगे, हो सकता है टूट जाए और नहीं भी टूटे। तो इससे पॉसिबिलिटी है टूट भी जाए, निकल भी जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये ना निकले। तो इसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर से क्विक रिजल्ट ले सकते हैं और जल्दी हम फायदा पहुंचा सकते हैं। नंबर थर्ड क्या, वी कैन गेट कंप्लीट रिलीफ बाय सर्जरी इन सर्टेन डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल के अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस एक बार हुआ, फिर उसके बाद होगा सब एक्यूट टाइप होगा, बार बार होता है। तो और इसका कोई रोल नहीं है इसमें, हमारे डाइजेशन में कोई किसी तरह का रोल नहीं है, कोई गट सिस्टम में कोई इसका बहुत रोल नहीं है। तो सो बेटर दैट वी गो फॉर अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसेक्टोमी। इधर बनाइनिक प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं कि कुछ इसमें कंप्लीट रिलीफ हो सकता है, वरना दवा देंगे। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में अब तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो उसको कम कर दे, बट यूरिन फ्लो को मेंटेन कर सकती है ये दवा, यूरिन फ्लो बढ़ा सकती है, और पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सकती है, बट कंप्लीट रिलीफ नहीं होता। सो वी हैव टू गो फॉर प्रोस्टेटेक्टोमी, TURP जो भी है, या हर्निया अभी जो हमने आपको उससे पहले बताया। अब आप अपने आप को समझ लीजिए कि हम अगर सर्जन बनना है तो हम में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, कि अगर हमें सर्जन बनना है, सर्जरी करनी है, तो आपके अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, वो आप इन चंद पॉइंट्स के तहत आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ईगल आई, यानी बाज की, चील की जो आंख होती है वो बड़ी तेज होती है। आपकी यानी सर्जन की आंख भी बहुत तेज होनी चाहिए, और वो इतनी तेज हो कि कहीं भी कोई ब्लीडर हो तो वो चूके ना उसको पकड़ने में, उसको लाइगेट करने में, उसे कार्टराइज करने में, उसको पहचानने में कि ब्लीडर ये कौन सा है, आर्टरी से आ रहा है, वीन से आ रहा है, वूजिंग हो रही है, कहाँ क्या चीज करनी चाहिए। इसी तरह से कि लाइव और डेड टिश्यूज को पहचानने में उसको महारत होनी चाहिए, पहचान जाए, देख करके दूर से अंदाजा लगा ले कि साहब इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, स्कीमिक चेंजेस हैं, ये डेड होने वाला पार्ट है और ये हेल्दी पार्ट है, उसको पहचाने। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान आप फोकस तो कर रहे हैं उस चीज पे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइड बाय साइड चल रही हैं, जिसको आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसे भी देख लेंगे और देख करके उस तक पहुंचेंगे और उसको मैनेज करेंगे। दूसरा पॉइंट है लायन हार्ट, शेर दिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ब्लीडिंग आपने देखा या कहीं इंसीजन लगाया, इंसीजन लगाने के बाद खुद ही फेंट होने लगे, ऐसा होता है, शुरुआत में होता है। आपको हिम्मत बधानी होती है, आपको बहुत दिनों तक इसी तरह, इसीलिए बहुत दिनों तक बैठा करके प्रोसीजर्स दिखाए जाते हैं, टीवी पे दिखाए जाएंगे पहले, फिर या ओटी में ले जाया जाएगा, ओटी में आपको दिखाया जाएगा कि प्रोसीजर कैसे हो रहे हैं।
जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी होती है देख करके जिससे आदमी को वासोवेगल अटैक होता है, तो उससे बचना है। लायन हार्ट होना चाहिए साहब, कुछ नहीं, ब्लीडिंग हो रही है होने दो। अगर ब्लीडिंग हो रही है और आप खुद ही कंफ्यूज हो गए, आप खुद ही नर्वस हो गए, डिप्रेस हो गए, आपको फेंट होने की कंडीशन डेवलप हो गई, तो आप फिर तो पेशेंट को बचा ही नहीं पाएंगे। ब्लीडिंग हो रही है तो आपको टू बी ब्रेव, बहादुर होना होगा, आपको उस ब्लीडर को पकड़ना होगा, लेगेट करना होगा, उस पर मेहनत करनी होगी, उसको कंफर्म करना होगा। सिंपल प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर ब्लीडिंग रोकने में बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं। हम बहुत आसान समझते हैं कि एक सिस्ट को निकाल देंगे या एक ट्यूमर जो स्किन में है निकाल देंगे, चलो निकाल तो देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग चेक नहीं होती, ब्लीडर बड़े होते हैं। तो सिंपल हाइड्रोसील करने में भी ऐसा होता है कि कभी कभी पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज होता है, रिएक्शनरी हेमरेज होता है, जिससे बड़ी परेशानी होती है। तो हमें बहादुरी के साथ उसका डट के मुकाबला करना है। लेडीज फिंगर इस मुनासबत से कहा गया है कि लेडीज फिंगर होनी चाहिए सर्जन की, वो इसलिए ताकि उसकी मुशाबहत यूं की है कि मखरूती उंगलियां, आगे को टैपरिंग पतली हो, ऊपर को मोटी हो, लंबी उंगलियां हो, ताकि हम इन्यूक्लिएशन में कि कोई सिस्ट निकाल रहे हैं उसको डिसेक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्रोस्टेटेक्टमी में प्रोस्टेट को इन्यूक्लिएट करते हैं, तो वहां पे हमें लंबी मखरूती उंगलियों की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी ऐसी उंगलियां नहीं है तो आप सर्जन नहीं हो सकते। ये टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं सर्जन्स की, वो खुसूसियात पाई जाए। क्विक डिसीजन, कभी कभी बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है सर्जरी में। जैसे आप नेफ्रोलिथोटोमी कर रहे हैं, किडनी के अंदर बहुत सारे स्टोन थे, निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे, बस ऊजिंग होने लगी, बहुत सारे ब्लीडिंग होने लगी, आप रोक नहीं पा रहे हैं। कोई प्रोसीजर करते हैं, स्टिच लगाते हैं तो वहाँ कट थ्रू हो जाता है, क्योंकि वो टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्रेजाइल टाइप होते हैं, तो किडनी टिश्यूज को में स्टिच कामयाब नहीं होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, देन यू हैव टू डिसाइड एट वंस, फौरन आपको डिसाइड करना होगा कि अब हमें क्या करना है। और होता क्या है कि अगर जो दूसरी किडनी है वो नॉर्मल है, हेल्दी है, तो कभी कभी नेफ्रेक्टमी तक की नौबत आती है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी की जाती है टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो हमें फौरन डिसीजन लेना होता है, इसीलिए जब हम कंसेंट लेते हैं तो उसमें बाकी बातें, ऐसी चीजें भी लिखवा लेते हैं ताकि कल को पेशेंट का अटेंडेंट आपसे हुज्जत बहस ना करे कि आपने ये क्यों कर दिया। आप कंसेंट पहले लेते हैं तो उसमें वो सारी चीजें मेंशन करते हैं कि इमरजेंसी हालात में जैसी जरूरत होगी हम वो प्रोसीजर कर डालेंगे, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। गुड नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसकी बहस मैं कर चुका हूँ। पेशेंट जो है वो उसके एक गुड नॉलेज, तो ये इसमें भी आपको ये देखना होगा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से याद है कि नहीं है। ठीक है, सर्जरी क्या है, जनरल सर्जरी होती है, जो हम कहते हैं जनरल सर्जरी में इन्होंने एमएस किया है, या इन्होंने जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में किया है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो उन सब में न जा करके मैं ब्रॉडली आपको ये बताना चाहूँगा कि सर्जरी जो हम यूनानी में जो कवर अप करते हैं मोस्टली जो है वो जनरल सर्जरी और सिस्टमिक सर्जरी करके हम इसे कवर अप करते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जनरल सर्जरी क्या है कि सर्जरी विच डील्स द डिजीजेज अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई एक पार्ट जो है बॉडी का उस पर जो हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, जैसे गैंग्रीन है, पैरानिकिया है, बॉयल एब्सेस, सेलुलाइटिस, कार्बंकल ट्यूमर्स, दिस एंड दैट एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। This is a systemic surgery, a surgery which deals the disease affect any particular system of the body, intestinal obstruction, hernia, disease of the gallbladder, this that। तो ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं उस पॉइंट पे ले आऊँगा आपको जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें बतानी होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। सर्जरी जो है
इसमें एक स्लाइड ये भी आप देख लीजिए कि मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी, जो सर्जरी हम कहते हैं ना कि माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है और ये मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। तो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड केयर। जब मेजर सर्जरी की बात आएगी तो उसमें हॉस्पिटल में ही जो प्रोसीजर किए जाते हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है, और ये प्रोलॉन्ग सर्जरी होती है, ज़्यादा रिस्क होता है इसके अंदर, involve major body organ or life threatening situation and has a great risk for post operative complication, कि वो उसके लिए बहुत रिस्की होता है मेजर। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, ये माइनर सर्जरी क्या रिक्वायर नो हॉस्पिटलाइजेशन, यूजुअली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, carries low risk and low complication. Minor surgeries are mostly elective होती हैं। हाँ, तो ये माइनर सर्जरी के कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, टीथ एक्सट्रैक्शन, ये ओपीडी प्रोसीजर है। ये सब प्रोसीजर जो किए जाते हैं ओपीडी प्रोसीजर्स जो है वो सारे, और अगर ऑपरेशन थिएटर में भी किए जाते हैं लो रिस्क है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आमतौर से उसको भी हम कहते हैं कि माइनर सर्जरी वो है जो लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन लोकल एनेस्थीसिया में हम नहीं ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, उसमें भी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। सर्जरी इज बेस्ड ऑन पर्पस। क्या होता है पर्पस? कि आपका पर्पस ये होगा, डायग्नोस्टिक पर्पस हो सकता है, एब्लेटिव हो सकता है, पैलिएटिव हो सकता है, रिकंस्ट्रक्टिव हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन एंड कंस्ट्रक्टिव। इट कवर्स होल द सर्जरी टॉपिक, या उसमें हम सर्जरी अगर कर रहे हैं तो मकसद क्या है उसमें और किस मकसद से कर रहे हैं, उसकी कुछ पिक्चर्स देखिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक सर्जरी, इसमें हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा नहीं कर रहे हैं जो किसी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि हम इसमें कुछ चीज़ों को जिसमें डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, HRCT, MRI सब करा के देख लिया लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली है क्या, then we have to go through for surgical procedure and take biopsy from that part and then go ahead। हमें उसके बाद आगे बढ़ना होता है, तब हम जानते हैं कि हमें इसमें अब प्रोसीजर क्या करना है। तो ये डायग्नोस्टिक सर्जरी कहलाती है। एब्लेटिव सर्जरी, एब्लेटिव सर्जरी कोई मैलिग्नेंट पार्ट होता है, कोई मैलिग्नेंट टिश्यू है तो उसको पूरे तौर पे कॉटरी के जरिए निकालना, खारिज कर देना, कट कर देना, वो एब्लेटिव सर्जरी कहलाती है। और जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी देख रहे हैं, यहाँ हेयर लिप है। सिफिलिस में आमतौर से इस तरह के बच्चे मिलते हैं जो सिफिलिस, कंजेनाइटल सिफिलिस के शिकार होते हैं, उनमें होता है, तो उनमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, यानी उसको हम प्लास्टिक सर्जरी भी कह सकते हैं कि उससे हम उसकी शेप को अपने नॉर्मल शेप की तरफ ले आते हैं, नॉर्मल करते हैं। अब आ जाइए मेन चीज पे, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूनानी सर्जन। यूनानी सर्जन्स को क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, सर्जरी, मॉडर्न सर्जरी बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। हम अपने आप को उनसे क्यों कंपेयर करते हैं? हमें नहीं कंपेयर करना है, हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है। हमारा सिस्टम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जहाँ पे यूनानी ड्रग्स का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे यूनानी प्रोसीजर्स का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे हमें यूनानी तरीक़े इलाज जो भी हैं उनको हम उनका सहारा लेंगे। और उसके अलावा हमें और क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, ठीक है, सर्जरी आप सर्जन बन गए, MS कर लिया, आप सर्जरी कीजिए। मॉडर्न सर्जरी जो जिस तरह से होती है उसी तरह से यूनानी में भी जो सर्जन है वो सर्जरी करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्जरी होती है, जगह जगह, अलीगढ़ में देखिए, पुणे में देख लीजिए, हमारे यहाँ भी होती है, और नियम में भी होती है, बहुत अच्छी सर्जरी होती है, वहाँ यूनानी सर्जन हैं जो करते हैं। तो बेशक अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें अपनी किस्मत आजमाइए और MS कीजिए और सर्जरी कीजिए। जहाँ तक लीगल पॉइंट की बात है, लीगलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह वो भी पूरे तौर से लीगलाइज हो जाएगा। बट आज तक हमें कोई ऐसा मिला नहीं कि जो यूनानी MS हो, सर्जरी किया हो और उस पर कोई किसी तरह का इस तरह का बड़ा ब्लेम लगा हुआ हो। और कॉम्प्लिकेशन किससे नहीं होते? मॉडर्न सर्जन से भी होते हैं, बड़े बड़े तुर्रम खां उनसे भी होते हैं,
और आपसे भी होंगे, आप मेडिसिन देंगे, मेडिसिन से भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन को कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मॉडर्न सर्जरी में जो सर्जन होते हैं उनसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, यूनानी में ये कॉम्प्लिकेट करते हैं। बट हमें ये कहना है कि आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि देन यू हैव टू कम्पीट देम। आप वो उसी तरह से आप वो उनको इंटरेक्ट करें, उनको समझाएं, उन्हें बताएं कि ये प्रोसीजर होता है, हमने ये प्रोसीजर किया है और हम इसके लिए एलिजिबल, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, हमारे सिलेबस में है। अपॉर्चुनिटीज क्या है यूनानी सर्जन को? टू कन्वर्ट सर्जिकल केसेस इनटू नॉन सर्जिकल केसेस। पहली बात तो हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हम उन प्रोसीजर्स को, जो प्रोसीजर आप मॉडर्न में देख रहे हैं कि करने जा रहे हैं, क्यों ना हम उसे अपनी यूनानी पैथी के जो तरीके इलाज है उनसे उन्हें नॉन सर्जिकल में कन्वर्ट कर दे, जो मैं आगे भी दिखाऊंगा कि कैसे उसको कर सकते हैं। कि जैसे डायबिटिक फुट है, उसका एम्पुटेशन, आप डायबिटिक फुट है उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसके तरीके हैं और उसको ट्रीट करिए और उनको एम्पुटेशन से बचाइए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, आप बहुत ही कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, आपके यहाँ भीड़ लगेगी। एंड टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, आपको अगर नॉलेज होगी तो आप सर्जिकल प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकेंगे, बच सकेंगे, जिसके बारे में डिटेल गुफ्तगू कर चुका हूं मैं। टू मेक क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ सर्जिकल डिजीजेज, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ सर्जिकल डिजीज। देखिए जो नॉन सर्जिकल लोग हैं वो सर्जिकल डिजीजेस को बहुत अच्छे से बखूबी तौर पे नहीं डायग्नोज कर पाते, कुछ दुश्वारियां जरूर आती हैं। मैं सबके लिए नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि चीजें ऐसी हैं कि अगर उसको अच्छे से बता दी जाए, पढ़ ली जाए, तो हर शख्स एबल होगा कि वो सही से उसकी डायग्नोज कर ले सर्जिकल डिजीज को, और अगर खुद कर सकता है तो करे, और नहीं तो किसी को रेफर कर दे और उनसे ये तवक्को रखे कि वहां पे उसको पेशेंट को फायदा पहुंचेगा। नंबर 4 के टू एडवाइज एंड रिफर द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट आर कंसर्न डिपार्टमेंट। अब आप सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी है आपका कि आप केसेस को डायग्नोज करें और आपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखें और फिर ये उनके पास भेजें जो इस फील्ड के माहिर हैं, ताकि वो उस चीज को करें कि हर चीज में। अब आर्थोपेडिक सर्जरी है, आप क्यों करने जाएंगे आर्थोपेडिक सर्जरी? आप तो भेज दीजिए आर्थोपेडिशियन को कि वो उसको देखे और उसको सही से अच्छे तरीके से उसका इलाज हो। आप डायग्नोज जरूर कर दीजिए कि दिस इज सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, इट इज कोलिस फ्रैक्चर, और दिस इज बिलो नी फ्रैक्चर, अबव नी फ्रैक्चर, या जो भी है, जो भी फ्रैक्चर है आप डायग्नोज तो कर लीजिए, आप डायग्नोज कीजिए और भेजिए। और अगर खुद कर सकते हैं, आपके यहाँ स्टाफ है, आप उसमें सक्षम है, माहिर है, तो आप कर लीजिए वो भी। और जैसा कि यूनानी में जिस तरह से परमिशन है उस हिसाब से आप करिए। Beside latest surgical procedure, we must utilize ancient technique और treatment in surgical diseases, कि आप एंशियंट टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए, उनसे फायदा उठाइए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा एंशियंट मेथड से ट्रीटमेंट? आप उसके लिए आप उसके स्पेशलिस्ट हैं, आप उसको उसके बारे में शुरू से बताया जाता है और आखिर तक बताया जाएगा, तो आप उसको करिए। सीरियस सर्जिकल केसेस ट्रीटेड इन मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल। हमने मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल में कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेटेड केसेस लिए और उनको ट्रीट किया, और जिसे हम आपको दिखाना इसलिए चाह रहे हैं कि आपको इससे इसकी हौसला अफजाई हो और आगे आप भी इस तरह की कोशिश करें, इस तरह की अप्रोच करें जो आपके दायरे अख्तियार में है और आपको किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, आप इसमें बिल्कुल फ्री हैं, किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है। जो सर्जिकल प्रोसीजर आप करें, certain challenging surgical cases reported in मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल ओपीडी एंड ट्रीटेड सक्सेसफुली बाय यूनानी मेथड, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये डायबिटिक गैंग्रीन क्या है? डायबिटिक फुट गैंग्रीन जिसको ट्रीट किया गया है, जिसको आप देखिए और आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं। ये डायबिटिक गैंग्रीन ग्रेट टॉप, ये पेशेंट डायबिटिक है और 58 ईयर का पेशेंट है, जिसके डायबिटीज शुरू हो बहुत दिनों से थी, लेकिन धीरे धीरे इनको गैंग्रीन डेवलप हो गई और इनको हॉस्पिटल में
ये एडवाइस किया गया कि आप इसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा आपको, और वो भी उन्होंने ये कहा कि बिलो नी एम्पुटेशन करना होगा, यानी नी के नीचे आपका एम्पुटेशन होगा। ये पेशेंट घबराया हुआ यूनानी की तरफ आया, मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल में, और हमने इसका ट्रीटमेंट किया। माशाल्लाह से वो पूरे तौर से यहीं पे ठीक हुआ और अब वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रहा है। मैं इसमें पैथोजेनेसिस में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि पैथोजेनेसिस में जाऊंगा तो बाकी चीज़ें रह जाएंगी। इसमें हमने लीच एप्लीकेशन किया, यानी अल्टरनेट डे, कभी कभी हफ्ते में 2 बार लीच लगाया, और इससे ड्रेसिंग, इसकी क्लीनिंग नीम वाटर से की गई, और फिर ग्रेजुअली ये ठीक होने लगा। देयर यू कैन सी द सेपरेशन, देयर इज हेल्दी ग्रेनुलेशन एंड डेड टिश्यू at the lower end, healthy granulation tissue appear हुए। Then after some time there will be auto amputation, और auto amputation हुआ, थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, उसको डेड पार्ट हमने उसको एक्साइज कर दिया, निकाल दिया। Now the patient is completely fit, और इसका देखिए कि सिर्फ और सिर्फ थंब ही एम्पुटेट हुआ, खत्म हुआ, बाकी पैर उसका बिल्कुल सलामत, और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक, और उसको कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुआ। और मैंने अभी शुरू में बताया कि टू अवॉइड सर्जिकल केसेस, टू कन्वर्ट सर्जिकल केसेस इनटू नॉन सर्जिकल केसेस, हमने इसको नॉन सर्जिकल केसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और माशाल्लाह से इसमें कामयाबी मिली। आप भी कामयाब हो गए इंशाल्लाह। वीनस अल्सर का एक पेशेंट, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, वीनस अल्सर है, बहुत दिनों से परेशान पेशेंट था। जो अदर मीजर्स हैं वीनस अल्सर के, क्या कि चूंकि वीनस अल्सर वेरिकोज वेन के नतीजे में होता है, तो उसके लिए जो अदर मीजर्स थे वो तो अपनाए गए, कुछ मेडिसिन चली, ये एलोपैथिक मेडिसिन भी कुछ ली है इन्होंने, एम्स में भी इनका ट्रीटमेंट चला, बट ये होता रहा बार बार, और हमने इसको यहाँ पे ट्रीट किया, लीच लगाया, और मुकम्मल तौर से ये ठीक हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है पेशेंट, अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बट ये है कि उसको अभी हम लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए अवॉइड करने के लिए बोला हुआ है कि देर तक नहीं खड़े होना है, पैर को ऊपर रखना है, क्योंकि इनको वॉल्यूलर इनकम्पिटेंसी है, जिसकी वजह से ये अल्सर डेवलप होता है। तो ये हम इसमें कर सकते हैं। गैंग्रीन फॉलोड बाय अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, बहुत ही खतरनाक किस्म का केस था हमारे पास, अक्यूट कंपार्टमेंट का केस, कंडीशन in which there is increased compartment pressure within a confined space comprising the circulation and viability of the tissue within the space। ये पिक्चर आप देखिए, ये केस ऐसा था कि इसको अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ, और फिर जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुआ तो ये एम्स पहुंचा, और वहाँ जा कर के इनको मल्टीपल इंसीजन लगाए गए, और जिसके नतीजे में बाद में ये हिस्सा बिल्कुल गैंग्रीन डेवलप हो गया, बहुत सारी गैंग्रीन, या पूरे पॉकेट बन गए। इस हिस्से में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पॉकेट बने हुए हैं इस हिस्से में, और पीछे स्किन के नीचे बहुत दूर तक एक्सिला में एक पॉकेट बना हुआ था, और ये बहुत ही नर्वस होने के बाद इसको पेशेंट को बोला गया था कि तेरा हाथ का एम्पुटेशन होगा। तो ये भी केस इसी तरह से, देखिए हमारे पास जो केसेस आएंगे वो जाहिर सी बात है जो हर जगह से थके हारे होंगे और बहुत अक्यूट प्रॉब्लम नहीं होगी तभी आएंगे। यूनानी में इमरजेंसीज केसेस नहीं आते आमतौर से, और आते भी हैं तो हम उसे हैंडल नहीं करते, कहीं ना कहीं उसे रिफर करते हैं। तो ये केस चूंकि इसके अंदर बहुत इमरजेंसी ऐसी नहीं थी, बट इसको गैंग्रीन थी, सेप्टिसीमिया था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, सेमी अनकॉन्शियस टाइप था, सब कुछ था। वो चीज़ें हम एक मॉडर्न डॉक्टर के मदद से सेप्टिसीमिया को ट्रीट किया हमने, और उसके बाद जब हम अपना यूनानी तरीका इलाज शुरू किया और उससे ये पेशेंट कम्प्लीटली ठीक हुआ। तो मैं ये दिखा करके आपको एंकरेज करना चाहूँगा कि आप भी इस तरह के केसेस कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप किसी एक फील्ड के स्पेशलाइज्ड या स्पेशलिस्ट हो जाइए, यही आपके लिए कामयाबी है। ये दूसरी पिक्चर है उसी पेशेंट की,
अब आप इसको देख लीजिए कि हमने इसमें पपाया ड्रेसिंग की है, पपाया ड्रेसिंग की, और पपाया ड्रेसिंग के नतीजे में ये हिस्सा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसको क्रश करते हैं पपाया को, नीम वाटर से इसको क्लीन किया, और नीम वाटर से क्लीन करके हनी लगाते हैं पहले, और उसके बाद उसके ऊपर ये पपाया से ड्रेसिंग कर देते हैं। तो ये किया, इसके साथ साथ लीचिंग की, लीच लगाई हमने, और धीरे धीरे फिर ये पूरा केस आपके सामने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कंप्लीटली देख रहे हैं कि हीलिंग हो चुकी है, पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, ठीक है, और इसको किसी तरह का और कॉम्प्लिकेशन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट हीलिंग कॉम्प्लिकेशन जो होता है, तो वो एक्सिलरी फोल्ड जरा कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरा हाथ ऊपर नहीं उठता, वो स्ट्रक्चर कंट्रैक्चर के वजह से ऐसा हुआ है। पायोडर्मा गैंग्रीनोजम का एक केस है, उसको भी देख लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो कैसा। ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम ये ऐसी कंडीशन है, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम की प्रोग्रेसिव स्किन नेक्रोसिस ऑफ अननोन एटियोलॉजी often associated with systemic illness and sometime skin injury। ये इस तरह से ये डेवलप, इसकी एटियोलॉजी अननोन है और इसको ट्रीट करना चैलेंजिंग है, ये ठीक नहीं होता आसानी से। लगता तो है कि चलो मरहम लगवा देंगे ठीक हो जाएगा, इसको कुछ मेडिसिन दे देंगे, मुसफ़ियात दे देंगे, कुछ मरहम इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ये ठीक नहीं होता आसानी से पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। तो इसका केस जो हमने अपने यहाँ यूनानी मेडिसिन में ट्रीट किया है वो ये है। मैं यहाँ आपको वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता जो आमतौर से सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में होती हैं, ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी हौसला अफजाई हो और आप इसमें महारत हासिल करें और अपना नाम कमाएं और पैसे भी कमाएं इंशाल्लाह। हाँ, डायग्नोसिस पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो ये तो टाइम टेकन है। आ जाइए आप इसके अगले पिक्चर में। 3 वीक ट्रीटमेंट के बाद आप ये देख लीजिए केसेस बिल्कुल ठीक हो रहा है 3 हफ्ते के बाद। और ट्रीटमेंट क्या दिया गया, जो हमने हमारी यूनानी मुसफ़ियात थी उसमें शातराच रहता, सरफूका मुंडी, इनका जो शादा या फिर माजून उशबा, चूँकि ये पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो अभी इसमें दे सकते हैं, शरबत मुरक्कब मुसफ़ी खुद, इसका इस्तेमाल किया, नीम वाटर से क्लीनिंग की, उसके बाद लीच भी लगाया और इसमें पपाया का इस्तेमाल नहीं किया। पेशेंट की हाइजीनिक कंडीशन को दुरुस्त किया और न्यूट्रिशनल स्टेटस को अपग्रेड किया, जिसकी वजह से ये आज ये पिक्चर देखने को मिल रही है और इतनी अच्छी कामयाबी मिली जिससे पेशेंट भी खुश होता है और आप भी खुश होंगे इंशाल्लाह। नॉन हीलिंग अल्सर विद नेक्रोसिस ऑफ टेंडन एक्चुअली, ये केस ऐसा था कि ये इसको टेंडन इसका पेशेंट का कट गया था ट्रॉमा एक्सीडेंट के नतीजे में, टेंडन एचिलिस कट गया था, जिसके लिए प्रोसीजर हुआ, इलांगेशन ऑफ द टेंडन एचिली और उसकी सूचरिंग कर दी गई। ये ठीक हो गया, बहुत दिनों तक मतलब 8-10 महीना ठीक रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर पस बना, पस बनते बनते फिर धीरे धीरे इससे पस डिस्चार्ज होने लगा और ये अल्सर बन गया। तो इस फेज में हमारे पास एडमिशन के वक्त आया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि टेंडन बिल्कुल गायब है, तकरीबन गायब है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा जो खतरा लग रहा था वो यही कि ये केस ऐसा है जिसके अंदर टेंडन खत्म हो रहा है, परेशानी इसको होगी, कैसे मूवमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज है। बहरहाल हमने इसको एडमिट किया, एडमिट करके इसमें भी क्लीनिंग बाय नीम वाटर, लीचिंग, ऑफ एंड ऑन, पपाया एंड हनी ड्रेसिंग ये करते रहे और धीरे धीरे ये पेशेंट ठीक हुआ। लीच लगाई, पपाया ड्रेसिंग की और उसके बाद ये धीरे धीरे ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ और अब ये देख सकते हैं कंप्लीट हीलिंग हो गई और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। एक और पेशेंट जो नॉन हीलिंग अल्सर का, इसको वेरिकोज वेन तो नहीं थी बट ये नॉन हीलिंग अल्सर है। नॉन हीलिंग अल्सर वो अल्सर होते हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट को अगर 6 हफ्ते तक दिया जाए उसके बावजूद भी वो ठीक ना हो तो हम उसे बोलते हैं नॉन हीलिंग अल्सर। तो ये नॉन हीलिंग अल्सर का केस था जो ठीक नहीं हो रहा था
जो हमारे पास आया और इसको हमने अपने यूनानी तरीक़े इलाज से इसको इलाज किया और ये ठीक हुआ माशाल्लाह से। और अब ये इस पोजीशन में है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस पोजीशन में आप इसे देखिए और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी कंप्लीटली हील हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम खास तौर से ये दवाएं देते हैं, माजून उशबा जो नॉन डायबिटिक है, और कुछ मुसफ़ी अर्के शात्रा ये और कुछ असफर का इस्तेमाल किया और कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कभी पेशेंट में सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन होती है तो हम उसे उसमें एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। जो मॉडर्न सिस्टम के लोग हैं उनसे हम ये दवाएं लिखवाते हैं। अब इसका लोकल ट्रीटमेंट। थैंक्स एंड जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर एक्सटेंसिव लेक्चर के लिए। इससे ज़्यादा अच्छा रहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को ना के सर सर्जरी के बारे में आपने वो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताई कि सर्जरी को समझने के लिए जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जो बेसिक पेपर्स हैं उनको पढ़ना कितना ज़रूरी है इनके लिए। और सर की क्लास की तरह लग रहा था, हम लोग भी उसको महसूस कर पा रहे थे। कुछ सवालात सर इससे पहले कि आगे बढ़े, कुछ सवालात बच्चों के आ रहे हैं, मैं चाह रहा था कि आप उनका जवाब आपसे लिया जाए। एक बच्चा अर्टिकेरिया का कुछ पूछ रहा है कि वाल्दो ये आपसे कंसर्न नहीं है लेकिन फिर भी जैसे सवालात मैं पूछ रहा हूँ, एक तो अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, दूसरे के एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि क्लोइड का और हाइपरट्रॉफिक स्कार ओवर स्टर्नम जो होता है अपनी पैथी में इसका क्या इलाज है? देखिए इसमें जो किलोइड है या हाइपरट्रॉफिक स्कार में तो सिर्फ कपूर पाउडर करके हम तिल के तेल में लगवाते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह से कपूर पाउडर करके उसको लगवाते हैं हम उसमें। अच्छा, हाइपरट्रॉफिक स्कार की खुसूसियत ये होती है कि 6 महीने तक बढ़ता है और 6 मंथ के बाद ये रुक जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर ये 6 महीने के बाद भी बढ़ता है और जिगजैग कंडीशन में होता है तो वो समझिए कि वो किलोइड में कन्वर्ट हो रहा है। और हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलोइड में बेसिक फर्क ये है कि किलोइड में ईचिंग होती है और ये जिगजैग कंडीशन में बढ़ता है, टेंडर होता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। हम नहीं कह सकते कि हम यूनानी में इसका ट्रीटमेंट कुछ बहुत अच्छे कामयाबी के साथ कर सकते हैं, बट इसमें लीचिंग का इफेक्ट देखा जा सकता है। लीचिंग इसके मार्जिन्स पे लगा करके देख सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा कोई केस ट्रीट इस तरह से नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वसूख के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं इसी से ट्रीट करेंगे। बहरहाल कीलॉइड जो है वो एक अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, जिसमें जब भी कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें सर्जरी तो अवॉइड की जाती है, सर्जरी नहीं कर सकते, बट लीचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मरहम के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, हम उसे मरहम काफूर का इस्तेमाल करा सकते हैं, जिससे उसके अदर साइन सिम्टम वो सबसाइड हो सकते हैं। बट ये पूरे तौर से ये ठीक नहीं होता, ऐसा देखा गया है। सर जैसा आपने बताया कि हीलिंग में लीचिंग का बहुत अच्छा रोल है, लीचिंग का, जी। तो क्या इस तरह के कॉम्बिनेशंस कहीं आपकी तरफ से बन पा रहे हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी होती है या फिर औरतों की सर्जरी होती है LSCS वगैरह में, जिसमें हीलिंग स्कार, पोस्ट हीलिंग स्कार जो है बहुत बुरा सा दिखता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन या फिर कोऑर्डिनेशन बन पा रहे हैं, आप लोग कर पा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए स्कार तो बनेगा, स्कार को आप रोक नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ये नेचुरल चीज़ है। जब भी कहीं पे भी हीलिंग होती है तो उसमें फाइब्रस टिश्यूज़ आते हैं, उन फाइब्रस टिश्यूज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते, उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। बट ये है कि उसका कलर स्किन के कलर से मैच करे, मिलता जुलता रहे। उसमें हम यही चीज़ें हैं कि काफूर तिल के तेल में लगवाते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमने देखा है। आप भी उसको करके देखें, इंशाल्लाह उससे होगा। सर सर्जिकल, हाँ पूछ लें आप जो पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट। इलाज जो है आपके यहाँ होता है क्या?
जी पेशेंट होता है माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बिकॉज वी हैव नो कवर फॉर फ्रॉम सर्जन्स, हम इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा इंस्टीट्यूट इसकी परमिशन नहीं देता कि आप जीए के केसेस करें। आप हमें परमिशन होती है कि आप लोकल करें, तो जिसमें हम लोकल में हाइड्रोसील, हर्निया, सर्कमसीजन, लाइपोमा और जो भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जो हमने बताया कि लोकल में होते हैं, उस तरह के प्रोसीजर सारे हम करते हैं। इवन कि एनल डायलिटेशन, हेमराइडेक्टमी, ये सारे प्रोसीजर हम अपने यहाँ ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। सर एक सवाल ये था कि हमारे यहाँ भी कुछ प्रोसीजर्स हैं इलाज भी तदबीर के, जिसमें हिजामा है, कॉटरी है, लीचिंग है। तो एक तो जनरल सर्जिकल जो मॉडर्न अभी जिसको एडवांस समझ रहा है, हमारे यहाँ जिसकी रूट पाया जाता है, उसके साथ इलाज भी तदबीर के इन प्रोसीजर्स को इनकी एसओपी सर्जिकल उस पे पैरामीटर्स पे डेवलप कर पाने में क्या हम लोग अभी कुछ कदम उठा रहे हैं इसमें? हाँ, हम तो वही चीज है, देखिए जहाँ पे इंसिजन लगेगा वो सर्जिकल है। अब वेनिसेक्शन की बात करें तो वेनिसेक्शन ये इलाज भी तदबीर में नहीं आता, मेरे ख्याल से वो जो भी है आप वहाँ कर रहे हैं करिए। लेकिन ये जहाँ पे ही इंसिजन की बात आई, वहाँ जहाँ पे ब्लीड करने की बात आई, वहाँ वो सर्जिकल प्रोसीजर में आता, सर्जरी में आता है। तो वो वही चीज़ें है, वो सर्जरी की ही चीज़ें हैं जो हम इलाज भी तदबीर में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम सर्जरी में भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको केसेस बहुत सारे दिखाए जिसमें हमने लीचिंग की और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, और पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली ठीक हुए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सारे ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जिसमें एम्पुटेशन की बात कही गई थी डॉक्टरों के ताल्लुक से। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं और बखूबी इसमें कामयाब हो सकते हैं। और अगर लोगों को पता चल जाए कि डायबिटिक फुट में एम्पुटेशन नहीं बल्कि हम यूनानी में जाएं और यूनानी तरीके इलाज से इसका इलाज कराएं, तो एम्पुटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग जान जाएं तो केसेस आना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ केसेस आते हैं, आज भी कुछ केसेस एडमिट हैं, बहुत सारे। सर सर्जरी को लेके बहुत सारे सवालात बच्चों के इसलिए भी आते हैं कि हम कितना खुल के कर सकते हैं, किस तरह का कवर चाहिए। एक बहुत सतही सवाल आपसे ये है कि अगले 5 साल में या फ्यूचर में किस तरह से यूनानी सर्जरी की इंडिपेंडेंस और उसमें और ज्यादा मौके मिलने के इम्कान हैं? अगले 5 साल में देखिए, कहने को तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हम उसके ग्राउंड पे कहें, बल्कि कोशिश तो जिस तरह से आयुर्वेद वालों ने किया और उन्होंने अपने कुछ प्रोसीजर जो है वो वहाँ पे उनको परमिशन मिली, लीगलाइज किया गया, वो हमारे यहाँ भी हो सकता था। और बहरहाल उसकी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में उसके भी नतायज आएंगे और उससे हो सकता है कि लोगों को फायदा हो और पूरे तौर से लीगलाइज हो जाएं। फिलहाल हर यूनानी इंस्टीट्यूट में एक सर्जन और एक एनास्थेटिस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे या रेगुलर अपॉइंट होता है, जो कवर देता है सर्जरी के लिए। और उसमें ज़रूरत इस बात की भी होती है कि जब सर्जरी की जाती है तो सर्जरी में सिर्फ यूनानी दवाओं से बात नहीं बनती, वहाँ आपको मॉडर्न भी देनी है, जिसके लिए हम ऑथराइज नहीं होते। तो मॉडर्न सर्जरी कुछ अलग नहीं है, यूनानी सर्जरी कुछ अलग नहीं, उसमें दोनों में प्रोसीजर तो सेम है, बट आप देंगे क्या, दवाएं क्या देंगे, उसके लिए आपको सोचना है। तो उसके लिए एक आपको कवर दिया जाता है, और ये कवर इंशाल्लाह कुछ सालों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कवर की, और हमें कामयाबी मिलेगी और हमें भी परमिशन मिलेगी इसके लिए इंशाल्लाह। सर एक और एक सवाल, आखिर सवाल ये आता है कि हालांकि बेहतरीन सर्जरी डिपार्टमेंट सारे तिब्बत कॉलेज में है यूनानी के, और जैसा कि आपने कहा कि सीसीआईएम के हिसाब से वहाँ एक मॉडर्न सर्जन, वहाँ एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, इस तरह के 10 मॉडर्न डॉक्टर को भी अलाउ किया गया है। इसके बावजूद भी 3-4 कॉलेज अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पे सर्जरी नहीं होती।
तो मेरा ये कहना था इस तरह से कोई यूनानी सर्जिकल सोसाइटीज वगैरह बने ताकि इन कॉलेजेस को भी हम इनकरेज कर पाए। जो एक बड़ा मास बच्चों का आ रहा है वो ज्यादातर सर्जिकल प्रोसीजर सीख पाए या उनको हम और ज्यादा इसमें इनोवेट कर पाए बच्चों को। इस तरह के जहन में कोई आपके हैं? देखिए, अब माशाल्लाह से कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, कॉलेज ऐसे हैं जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट्स आ रहे हैं और कंप्लीट करके, और वो सर्जिकल प्रोसीजर अच्छे से जानते हैं, करना जानते हैं। मैं ये कहूँगा इंतज़ामिया से कि वो इन्हें मौका दें, इनको सर्जन प्रोवाइड करें और उन्हें एंकरेज करें, उनकी सरपरस्ती करें, उनको कवर दें। तो वो क्यों नहीं करेंगे? हर आदमी चाहता है कि वो जो चीज़ सीख के आया है उसे इम्प्लीमेंट करे और वो लोगों को सिखाए। मैं नहीं जानता कि जो एमएस किया हो और एमएस करने के बाद वो सर्जरी नहीं करना चाहता हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। वो चाहते हैं, बट ये डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट पे कि वो इंस्टीट्यूट उसको कितना इंकरेज करता है, कितना फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट पे। और रिक्रूटमेंट के वक्त आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि वो शख्स कितना कैपेबल है सर्जिकल प्रोसीजर में, उसको भी ध्यान में रखें और रख करके रिक्रूटमेंट करें। तो इंशाल्लाह क्यों नहीं करेगा वो आदमी। उन जगहों पे भी शुरू होंगी। चंद कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ तिबिया कॉलेज है हर जगह सर्जरी शुरू की जाए, सर्जरी हो, और धीरे धीरे फिर उन जगह पे पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया जाए। तो हमारा तो यही कहना है कि ये चीज़ होनी चाहिए, और ये वन साइडेड नहीं होती, ये बोथ साइडेड होती है। अगर आपको बैकिंग नहीं है, सर्जन को बैकिंग नहीं है, आप तो क्या उसको फर्क पड़ता है? उसको सैलरी तो मिल रही है पूरी, वो अपनी सर्जरी करे ना करे। लेकिन अगर आप उसको जोश दिलाएंगे, जज्बा दिलाएंगे, आप उसके सरपरस्ती करेंगे, उन्हें इंकरेज करेंगे, तो ज़रूर इंशाल्लाह उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और करेगा। और कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिली है कर रहे हैं। और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ लीगल फाउंडेशन होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आदमी बचता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कुछ इंस्टीट्यूट में कि जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं हैं, तो वो ऐसे हालत में सर्जरी तो नहीं कर सकता। तो मेरा इंतज़ामिया से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन्हें वो फ्रीडम प्रोवाइड करे, उन्हें कवर प्रोवाइड करे, एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करे। और फिर उसके बाद अगर वो पीजी यानी एमएस किया हुआ शख्स ना करे तो आप फिर उसे कहिए कि आप किस लिए है, आप क्यों नहीं करते। कम से कम माइनर सर्जिकल प्रोसीजर तो करें, सर्कमसीजन ही कर ले, बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। अरे आवाज नहीं जा रही। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सबसे जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए। मैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें बच्चों से इंटरेक्ट होने का। और बच्चों ने जो भी सीखा हो वो तो मैं नहीं जानता कितना उन्होंने इस पे ध्यान दिया। बहरहाल मैं तो यही चाहूँगा कि ये बच्चे भी आगे बढ़ें और इसी तरह से, जिस तरह से हमने इसमें आपको लोगों को बताया है, उसी तरह से अगर ये पढ़ाई करें तो इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होंगे। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से। आपने जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। देखिए सर, बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दे फाउंड इट क्वाइट मोटिवेशनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो जिस यकीन के साथ हम प्रोग्राम कर पा रहे थे उसमें आपका बहुत शुक्रिया कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा करा पाए। शुक्रिया, फिर मौका लगा तो सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और दूसरे यहाँ पे दूसरे जो प्रोसीजर है उनको थोड़ा सा एसओपीज की तरह डेवलप करना, उसमें सर्जिकल का ख्याल रखना, खास कर ना सिर्फ सर्जरी डिपार्टमेंट बल्कि इलाज में आपसे जुड़ेंगे सर, आपको ज़हमत देंगे। जी जी, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट